Okay. My dear students, क्लास 11 इंटरमीडिएट के छात्र जो हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव ये वीडियो हम डाल रहे हैं। आप मैट्रिक पास कर गए हो, अब जो है सो इंटरमीडिएट में गए हो और इंटरमीडिएट साइंस लिए हो, तो इंटरमीडिएट साइंस आईएससी हम कहते हैं, आईएससी में आप चले गए। आजकल नहीं, पहले से भी 11-12 कहा जा रहा था, लेकिन एक्चुअली इंटरमीडिएट ऑफ साइंस हम इसको कहते हैं। आईएससी में आप हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस 11 क्लास, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? इंटरमीडिएट मीन्स द मिडिल पार्ट। कमर जैसे होता है ना कि कमर अगर किसी का सीधा नहीं है, सही नहीं है, बराबर झुक के चलेगा, इसीलिए द मिडिल पार्ट, इंटरमीडिएट, मिडिल पार्ट, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। क्रिटिकल इसलिए हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन होता है, इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशनरी स्टेट होता है। इसलिए क्रिटिकल कहते हैं। कंप्लीट चेंज हो जाएगा। मैट्रिक तक जो तुम्हारा दृष्टिकोण रहा है, जब आईएससी में आ रहे हो, अब पढ़ाई शुरू करोगे 11वां क्लास में, 11 में, तो एक दूसरे फ्रेम में तुम आ जाओगे, क्योंकि सिलेबस इस प्रकार से दिया हुआ है कि एटलीस्ट हमको 20 टाइम्स ज़्यादा पढ़ना है तुमको, जितना तुम 10 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो, उससे 20 टाइम्स ज़्यादा 11 और 12 में पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव में इसका थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम बिगिन करेंगे एकदम जीरो से। तुम्हारे मेंटल फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा जो डाइजेस्टिव पावर अभी तुम जो अभी लिए हुए हो, तो उसमें 11 का जो शुरू का क्लास होता है उसको बड़ी रिपीट करते हैं हम लोग, और बहुत स्लो जाते हैं, एज स्लो एज पॉसिबल, जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। तो इंटरमीडिएट का मतलब समझ गए तुम। आईएससी का मतलब हो गया इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। आईएससी लिखने बहुत विद्यार्थी को नहीं आता है, IS.C कर देता है। SC फॉर साइंस, I फॉर इंटरमीडिएट। अब साइंस क्या है? विज्ञान जिसको कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिफाइन करते हुए पहले चैप्टर पर चलेंगे। विज्ञान, तुमको विज्ञान पढ़ना है पूरा आईएससी में। द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट। स्पेसिफिक अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड साइंस। इसको लिखते हैं, फिर हिंदी में लिखेंगे। द स्पेसिफिक एंड systematic knowledge of a subject which is based on experimental observations or verifications is called science। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। सिस्टमेटिक का मतलब क्रमबद्ध होता है। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। सब्जेक्ट माने विषय। विच इज बेस्ड ऑन, आधारित हो
एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक अंकेक्षण इज कॉल्ड साइंस, विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान, किसी विषय के विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रायोगिक सत्यापन पर आधारित होता है, प्रायोगिक अंकेक्षण पर आधारित होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान विशिष्ट कब होता है? तो ज्ञान विशिष्ट कब होगा, तो ये बात थोड़ा समझने की है कि अगर हम कुछ पूछते हैं आपसे कि भाई बताओ ये क्या होता है, और तुम कहते हो आई डोंट नो, मीन्स अज्ञान की स्थिति है। और जब तुम कुछ बताते हो, कुछ भी बताते हो, एनीथिंग जो तुम्हारे दिमाग में प्री ऑक्युपाइड है, कहीं से आ गया है, बहुत सिस्टमेटिक होकर पढ़े नहीं हो, लेकिन कुछ बताते हो तो ज्ञान है, कुछ ज्ञान है। और अगर वह ज्ञान विशिष्ट हो जाए, अगर वह ज्ञान विशिष्ट है और प्रायोगिक धरातल पर भी सही है, तब वो क्या होगा? विज्ञान हो जाएगा। तो विज्ञान के अगर छात्र तुम बन गए हो, बनना चाहते हो, आईएससी में पढ़ना चाहते हो, 11 क्लास इंटरमीडिएट साइंस में पढ़ना चाहते हो, तो तुमको ये दिमाग में अभी से रखना होगा कि तुम विशिष्ट छात्र हो। सभी छात्र जो है, जो फ्लक्स है, जो छात्रों की एक बड़ी तादाद है, उसमें जो विज्ञान के छात्र बनने की जो इच्छा तुम्हारे अंदर आ गया, तो एक कमिटमेंट भी आना चाहिए कि तुम विशिष्ट हो जाओगे, तुम भीड़ से थोड़ा अलग सिस्टमेटिक हो जाओगे। और जब तुम खुद सिस्टमेटिक हो जाओगे तो तुम्हारा नॉलेज भी स्पेसिफिक होगा और तुम्हारा जो अध्ययन होगा वो भी सिस्टमेटिक होगा। हम लोगों के यहाँ बड़ी समस्या होती है, जब विद्यार्थी एक दिन आते हैं, 2 दिन गायब हो जाते हैं, 2 दिन आते हैं, फिर 1 दिन गायब हो जाते हैं। वैसे छात्र से हम सभी शिक्षक पीड़ित हो जाते हैं कि भाई तुम क्या समझेगा, तुम कल नहीं आया था। रेगुलर जो अपना रेगुलरिटी मेंटेन कर लिया, 2 साल की अवधि में जो 90% रेगुलर रह जाएगा, उसको 95% मार्क्स आने में कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर रहना होगा, सिस्टमेटिक रहना होगा, स्पेसिफिक, तुमको खुद स्पेसिफिक बन जाना होगा, क्योंकि जो तुम नॉलेज प्राप्त करोगे विज्ञान का, वो स्पेसिफिक होता है। तो किसी विषय के विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रायोगिक सत्यापन पर आधारित होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। अब ये विज्ञान, सपोज करो कि बहुत बड़ा रसगुल्ला है, बहुत बड़ा रसगुल्ला, ये घर के बराबर एगो रसगुल्ला है, तो कैसे खाओगे? रसगुल्ला पर चढ़ के ऊपर बैठ जाओगे, फिर थोड़ा नोच नोच के खाओगे, थोड़ा नीचे कूद के तब खाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस रसगुल्ले को बांट दिया गया। आईएससी का जो सिलेबस है, अब पूरा जो है सो एक आदमी नहीं पढ़ाता है। फिजिक्स हो गया, एक पार्ट केमिस्ट्री हो गया, एक पार्ट बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स बाउंड्री लाइन पर होता है। अगर आर्ट्स के विद्यार्थी पढ़ते हैं तो ये आर्ट्स का सब्जेक्ट काउंट होता है, साइंस के विद्यार्थी पढ़ते हैं तो ये साइंस का पार्ट हो जाता है। फिर अंग्रेजी भी तुमको पढ़ना है। खैर ये तो एक माध्यम है, जिस तरह हिंदी में हम पढ़ते हैं, हिंदी है भाषा, उसी तरह अंग्रेजी भी एक भाषा है, और अंग्रेजी का महत्व थोड़ा सा विज्ञान में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि जितनी भी पुस्तकें हैं विज्ञान की, वो मौलिक रूप से अंग्रेजी में ही हैं। उसको ट्रांसलेट करके, इजी बना करके, आपके वातावरण पर आधारित प्रयोग से, उसके रेफरेंस से बातों को हम आपको समझा देते हैं। और जब आपके दिमाग में फैक्ट इंटर कर जाता है कि वो बात यही है, तो फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि उसको और बेहतर, जैसा डिमांड हो, जैसा रिक्वायरमेंट हो, इंग्लिश करिकुलम में हो तो फिर उसको अंग्रेजी में लिखोगे, हिंदी करिकुलम में जा रहे हो तो उसको हिंदी में बोलोगे। लेकिन फैक्ट को तुम्हारे दिमाग में रखना, विज्ञान को रखना, वो जो ज्ञान है
जो विज्ञान है, जो विशिष्टता प्राप्त कर लिया है, उसको रखने का काम करना है। तो फिजिक्स हम पढ़ाएंगे आपको। मेरा नाम आप जानते हैं, प्रोफेसर AK मिश्रा कह सकते हैं, अशोक कुमार मिश्रा। 91 में हम मोतिहारी में 91 से पढ़ाना शुरू किए थे और 25 साल लगातार पढ़ाए। फिर उसके पहले भी 2 ईयर्स हम पढ़ाए थे दिल्ली में और PGT फिजिक्स के रूप में केंद्रीय विद्यालय में, और यहाँ पर अपनी सेवा दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये वीडियो जो हम आज डाल रहे हैं 11 के लिए, 12 के भी वैसे भी छात्र हैं जो ये पर्टिकुलर चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट, जो हम पढ़ाएंगे अभी, माप, वो बहुत लोगों का छूटा हुआ हो, जिनका छूटा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र के पास पहुँचे कि वो लाभान्वित हो। तो इन सभी का डिफिनीसन हम लोगों को जानना चाहिए और फिर तब हम आएंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। तो फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, इंग्लिश क्या है, इन बातों पर हम विचार करेंगे। तो फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। पूरे प्रकृति को, प्रकृति में लगने वाले सारे फोर्सेस को, जितने भी बल लग रहे हैं, ये बल का महत्व बाद में आप जानिएगा कि ये जो फोर्सेस हैं जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, सूर्य, पृथ्वी, सारे ग्रह, सारे उपग्रह एक दूसरे से टंगे हुए हैं। हम लोग भी टंगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बच्चे माता पिता के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, माता पिता बच्चों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, और ये फोर्सेस जो है ना, ब्रह्मांड के बड़े बड़े पिंडों से शुरू होता है, जहाँ पर अगर ये फोर्सेस अचानक गायब हो जाए तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। न सूरज होगा, न चंद्रमा होगा, न पृथ्वी होगी, न मंगल होगा, कोई ग्रह नहीं होगा, कोई उपग्रह नहीं होगा, धरती नहीं होगी। और जब यही समाप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी क्या पूछना है। तो ये फोर्स वहाँ भी लगता है, एक्चुअली स्टार्ट होता है एटम से, परमाणु से, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, एंड देन फोर्सेस बिटवीन द मासेस। फिर 2 मास के बीच में फोर्स लगने लगता है, और इस फोर्स का नेचर जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, न्यूटोनियन फोर्सेस हो गए, ये सभी फोर्स एक्ट कर रहे हैं नेचर में। तो नेचर को एज ए होल और नेचुरल फेनोमिना को स्टडी करता है फिजिक्स। नेचर को एज ए होल देखता है कि भाई ये जो प्रकृति है काफ़ी वाइग्रीज है इसमें, और ये जो वाइग्रीज हैं, ये जो पल पल जो कुछ घटनाएं हो रही हैं प्रकृति में, प्रकृति के अंदर, वो हमको चौंकाती हैं। अरे हाउ दिस हैपनिंग। कुछ को तो हम देख के चौंकते हैं और कुछ को हम देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास और से मजबूत फोर्स काम करते रहते हैं और उसी फोर्स के डायरेक्शन में हम भागते रहते हैं। प्रकृति में होने वाली उन सूक्ष्म घटनाओं को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता को डेवलप करना हो। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सीइंग एट ए ग्लांस, सी, लुक, ऑब्जर्व। तो ये जो देखना है ना, देखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप कहिएगा कि लुकिंग, चाहे सी माने देखना, लुक माने देखना। हम कह रहे हैं कि देखना, चलते चलते देखना, फिर रुक कर ध्यान से देखना, देखना और सोचना, देखने के साथ सोचने की क्रिया अगर साथ साथ चलने लगे, लिसन भी करते हो, सुने नहीं, हियरिंग लिसनिंग में बदल जाएगा। हियरिंग किस में बदलेगा? लिसनिंग में बदल जाएगा। हियरिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू लिसनिंग। हियरिंग जो है ना, किस में चेंज हो जाएगा? लिसनिंग में। और लुकिंग
किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्व करना जब सीखता है आदमी तो उसका इंट्रेंस विज्ञान में हो जाता है। अगर आप विज्ञान में एंट्री मारना चाहते हैं, विज्ञान का घर में, विज्ञान का जो गेट है उसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, तब प्रवेश करते हैं। खाली नाम लिखा लेने से, वर्ग कक्ष में बैठने से और पढ़ते 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 वो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, और जब आ जाते हैं वो कैरेक्टर तो फिर विज्ञान को समझने लगते हैं हम लोग। तो इसको नोट कर लीजिए। पीडीएफ में भी उपलब्ध रहेगा, यू कैन टेक पीडीएफ ऑफ दिस। तो आगे की बात करते हैं, ये सबको डिफाइन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और फिर टॉपिक पर आते हैं, चैप्टर। तो फिजिक्स के लिए आप समझदारी पहले डेवलप कीजिए, फिजिक्स क्या है। which study the branch of science which study the nature as a whole and all the natural phenomena, and a study of matter includes there. The study of matter is included in it. Matter, physical properties of matter, not chemical properties. We will restrict over the physical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज को हम छोड़ देते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो नेचर एज ए होल, द नेचुरल फेनोमिना, प्रकृति को पूरा देखना है। बिजली चमकती है, बादल लगता है, वर्षा होती है, भूकंप आ जाता है। भूकंप भी आप देखे हैं, नेपाल का भूकंप बहुत खतरनाक था। तो भूकंप, अर्थक्वेक को आपने देखा, बिजली का चमकना देखते हो, सूरज से प्रकाश का आना देखते हो, उष्मा का आना देखते हो, उसमें प्लांट्स को देखते हो, अर्थक्वेक देखते हो, कुहासा देखते हो, कुहरा देखते हो। ये तुम देखते जो हो वो ऐसे नहीं देखते हो, बल्कि दोज फेनोमिनाज आर जस्ट कंपेलिंग यू टू वॉच ओवर। अगर धुंध कुहासा इतना ज़्यादा है मार्ग में कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, तब तुम बाध्य हो जाते हो सोचने के लिए, भाई क्या है, व्हाट इज दिस। तो ये कुहरा है, फ्रॉस्ट कहते हैं इसको। तो कुहरा है, अरे कल वाला तो थोड़ा कम था, तो कुहासा था, इससे जो कम था थोड़ा कम था कल। बहुत सूरज की रोशनी तेज है, बौड़ेरा आ गया, बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसको हम लोग देखते हैं। तो वाचिंग नेचर एज ए होल, as scantly and particularly the natural phenomena and the physical properties of matter, पदार्थ के भौतिक गुण तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं को विज्ञान का जो हिस्सा देखता है, अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। नटसेल में थोड़ी इससे में परिभाषा को लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अध्ययन करता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखो केमिस्ट्री का कितना महत्व बढ़ गया है, इसी से दवाइयाँ बन रही हैं, कोरोना का मेडिसिन तैयार किया जा रहा है। रोज़ तरह तरह के फार्मूले को तोड़ तोड़ करके इसको उसमें मिलाकर, उसको उसमें मिलाकर टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन मेडिसिन कौन सा तैयार करें, किसको किसको मिलाएं। उसको देखते हैं भाई, जो कोरोना है उसका क्या शेप साइज है, उसमें कौन कौन
केमिकल्स हैं, क्या क्या है जो हार्म कर रहा है, आरएनए है, आरएनए वायरस है, और फिर रिसर्च हो रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है। और फिर बायोलॉजी तो पूरी एकदम एक्सक्लूसिव स्टडी ऑफ लाइफ है, जीवन का जो अध्ययन करता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, विच स्टडीज लाइफ। उसका दो पार्ट हो जाता है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी जो है सो जीव का अध्ययन करता है और वो प्लांट का करता है, उसको बॉटनी कहते हैं। मैथमेटिक्स के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द वेरी यूजफुल टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स पार्टिकुलरली। यह भौतिकी की भाषा है। विदाउट नोइंग मैथमेटिक्स वी कांट प्रोसीड ए सिंगल स्टेप इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स को समझना है तो मैथमेटिक्स एकदम आपको पूरा मैथमेटिक्स से प्रेम होना चाहिए। बिना मैथमेटिक्स के सहारे हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और हम साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिसमें H.C. वर्मा साहब पढ़ाते थे हम लोगों को MSc में, तो उन्होंने कहा है कि फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है। तो जो फिजिक्स का छात्र होता है, मैथमेटिक्स पढ़ना उसका लक्ष्य नहीं होता है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक आदमी अगर वीडियो कोच पर बैठ जाता है पटना से रांची जाने वाले बस पर, और बीच में बस जो है में बैठने के बाद वो एगो फिल्म चलाना लगता है, तो हम फिल्म भी देख लेते हैं एक ठो पटना से रांची जाने के बीच में। लेकिन ये कोई कहे कि हम फिल्म देखने के लिए बस पर चढ़े थे, वैसा नहीं होता है। तो इट्स नॉट माई डेस्टिनेशन टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, बट वी अंडरस्टैंड mathematics in order to just reach to our target, and that target is what? Getting understanding about physics and particular topic concerned. तो हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स का उपयोग कैसे करते हैं? तो फिजिक्स को समझने के लिए मैथ को समझना पड़ता है, और मैथमेटिक्स को ले करके हम एक टूल के रूप में तो फिजिक्स को समझ पाते हैं। तो मैथमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इट इज़। You have to study separately. It has got the status of a particular subject. अंग्रेजी क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। अगर आप हिंदी में फिजिक्स को पढ़ाते हैं तो आप समझते हैं, और यहाँ चंपारण और बिहार के कुछ छात्र समझ सकते हैं। लेकिन आपको अगर अमेरिका में पढ़ाना हो, जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में पढ़ाना हो, विदाउट इंग्लिश यू कांट मेक देम to understand, because they don't know Hindi, and it is international language, so people from every part of the world used to understand this. Just like कि हम किसी भाषा को नहीं जानते हैं, we don't know French, we are not just going inside school or college to study French, German or Russian or any language, but we are bothering about अंग्रेजी, English का क्या हाल है। Why this? Because it has got some status, a special status, and it is, without knowing this, your so many prospects. अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहोगे MBA, अगर कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, फिर आगे टेक्नोलॉजी में जाते हो, मेडिकल के क्षेत्र में जाते हो, बिजनेस अगर एक्सक्लूसिवली करना चाहते हो, फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कुछ भी करते हो, तो तुम्हारी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए ये सारे सब्जेक्ट मिल करके एक कंप्लीट ज्ञान बनता है, और वो जो ज्ञान बनता है ये इस पेरिफेरी में के अंदर जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अंग्रेजी, ये सब तुम जान जाओगे इंटरमीडिएट में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा तुम्हारे लिए, और इतना अचीव करने के बाद तुम एक साइंस के विद्यार्थी हो जाओगे, और तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक भी बदल जाएगा। ये मेरा 11 का पहला लेक्चर है 11 के छात्रों के लिए, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर हमारा लेक्चर हो रहा है। अब जो है सो हम आते हैं टॉपिक पर। चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो इंटरमीडिएट का 11 का पहला चैप्टर है मेजरमेंट। मेजरमेंट को हिंदी में कहते हैं माप। तो हमेशा हम पहले चैप्टर के रूप में मेजरमेंट को पढ़ाए हैं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है
कि भाई पहला चैप्टर जो है 11वां क्लास का वो कौन चैप्टर है? माप है, मेजरमेंट है। कुछ लोग वेक्टर पढ़ाते हैं, रेस्ट एंड मोशन पढ़ा देते हैं, ठीक है जो पढ़ाएं, लेकिन हमारे पास जस्टिफिकेशन क्या होता है चैप्टर को चूज करने के लिए? इस पर हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई वाई द फर्स्ट चैप्टर, द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज ग्रांटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसको पहले चैप्टर का स्टेटस सिलेबस में क्यों दिया गया? क्योंकि 11 क्लास के पहले जो आप 10 और 9 क्लास में पढ़े हैं वहाँ पर मेजरमेंट पोर्शन को छुआ नहीं गया है, उसको एक तरह से छोड़ा गया है, हर जगह छोड़ते चले गए हैं हम लोग। एक परिचय हुआ है, परिभाषा दी गई है। फोर्स क्या है भाई? दिस इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स? एक्सटर्नल फिजिकल कॉज विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ ए बॉडी और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। बल एक बाह भौतिक कारण है जो वस्तु पर लग करके उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने की चेष्टा करे। हर जगह आप देखेंगे कि मेजरमेंट जहाँ से शुरू होता है वहाँ सिलेबस 10वां और 9वां का ख़त्म होता है। तो अब यहाँ पर सिस्टमेटिकली एक चैप्टर ऐसा है माप, जिसमें पूरी बात व्हाट इज़ मेजरमेंट अगर आप जान जाते हो तो ये तुम्हारे पास एक टूल होगा। फिर बाद वाला जो चैप्टर है वेक्टर, इसमें 2 नंबर पर, वह भी एक टूल होगा, एक औजार होगा कि तुम आगे फिजिक्स पढ़ सकते हो और तुमको दिक्कत नहीं होगी। तो उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं। तो मेजरमेंट के विषय में लॉर्ड केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने कहा था, लॉर्ड केल्विन ने कहा था, क्या कहा था भाई? इसके इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया था, मेजरमेंट के महत्व को बताया था। इफ वी नो, हिंदी में फिर बोलेंगे, इफ वी नो ए फिजिकल क्वांटिटी बट वी डोंट नो इट्स मेजरमेंट, then our knowledge about that physical quantity is incomplete or and meager। यदि हम किसी भौतिक राशि को जानते हैं परंतु उसकी माप को नहीं जानते हैं तो हमारी जानकारी उस भौतिक राशि के विषय में अपूर्ण और कमज़ोर है। ये स्टेटमेंट है, फिर से एक बार सुनिए। इफ वी नो ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम एक भौतिक राशि को जानते हैं, भौतिक राशि भी हम बताएंगे ये क्या होता है। इफ़ वी नो ए फिजिकल क्वांटिटी, मान लेते हैं कि तुम किसी आदमी को जानते हो, हम पूछते हैं भाई उसको जानते हो? तो जी सर। उस लड़का को जानते हो? रमेश को, सुरेश को, राकेश को, किसी को पूछते हैं ABCD किसी को, तुम जानते हो? तो जी सर। क्या जानते हो? उसका घर यहाँ है, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम यहाँ ये है, उसके माताजी का नाम, उसके भाई का नाम ये है। ठीक है, ठीक है, तो तुम जानते हो। अच्छा, वो लड़का जो है सो उसकी लंबाई क्या होगी? तो सर लंबाई देखे नहीं ना है, लंबाई नहीं मालूम है। अच्छा, उसका वेट कितना होगा? और नहीं जानते हैं। उसके विषय में तुम देखे ही नहीं हो, सब कुछ सुन लिए हो, मेजरमेंट का पार्ट छोड़ दिया है। एक परिचय, उसके पिता का नाम फलाना, उसके माता का नाम फलाना, भाई का नाम फलाना, गांव यहाँ है। बट इन फैक्ट जब हम पूछते हैं कि व्हाट अबाउट द मेजरमेंट पोर्शन, जब स्टार्ट करते हैं तो कहते हो कि नहीं, आई डोंट नो। इट मीन्स व्हाट? योर नॉलेज अबाउट दैट राकेश, सुरेश और रमेश, तुम्हारी जो जानकारी है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण ही नहीं है बल्कि पूरी जानकारी कमज़ोर है। ठीक इसी प्रकार जब भौतिक राशियों को हम पढ़ना शुरू करेंगे, भौतिकी में जिन राशियों को का अध्ययन किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। द क्वांटिटीज विच आर बीइंग स्टडीड इनसाइड फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को 1 by 1 स्टडी करते जाएंगे और उसको रखते चले जाएंगे और उसी का पूरा फिजिक्स हो जाता है। तो लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था? इफ वी नो, लिखते चलिए, इफ वी नो ए फिजिकल क्वांटिटी,
but we don't know its measurement. Then our knowledge about that physical quantity is incomplete and meager. If we know a physical quantity, यदि हम किसी भौतिक राशि को जानते हैं, परंतु we don't know, हम नहीं जानते हैं its measurement, इसकी माप को, then मैंने क्या होगा, तब our knowledge about that physical quantity is incomplete, अपूर्ण, meager माने कमजोर. Knowledge about that physical quantity is incomplete and meager. अर्थात 10वां तक जो भी नॉलेज प्राप्त किया गया है, लॉर्ड कैल्विन ने कहा, क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी नॉलेज है, अब इस फ्रेम से उस फ्रेम में जब देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ेगा, इनकम्प्लीट दिखाई पड़ेगा और मीगर भी दिखाई पड़ेगा. अब सवाल है कि जानबूझकर हम वहाँ इनकम्प्लीट तो नहीं दिए, जानबूझकर कमज़ोर तो नहीं बनाए, नहीं, नेवर. उस फ्रेम में जहाँ पर आपका जो पचाने का क्षमता था, सोचने की क्षमता थी, वहाँ पर वो कंप्लीट है. The requirement of the syllabus was given in that frame of reference by keeping the person, whether to think about that the person or the fellow who have to take the knowledge having this age and this limitations of understanding, this much maturity he is possessing, and for them such and such things have to study in this time frame. अब वहाँ से जब आकर यहाँ चलते हैं और यहाँ पर पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये जो फ्रेम हुआ, यहाँ से उसको देखते हैं तो हो जाता है इनकम्प्लीट एंड मीगर. अब सवाल उठता है कि इस मेजरमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग जो नॉलेज लेंगे फोर्स के विषय में, वही बात, वही फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास फिर आएंगी. फोर्स को हम फिर पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे. जितनी बात आपने 9th क्लास में पढ़ा है सबको पढ़ेंगे, और जितनी बात आप 10 में पढ़ा है उन सबको पढ़ेंगे, लेकिन अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा. बिकॉज वी हैव 2 टूल्स एक्स्ट्रा. यू हैव टू यूटिलाइज. द फर्स्ट टूल इज मेजरमेंट एंड द सेकेंड विल बी वेक्टर. द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एंड मेजरमेंट दोनों को लेकर के जब हम भौतिक राशियों को स्पर्श करेंगे, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके विषय में इंफॉर्मेशंस लेंगे, तो हमारे अप्रोच, बदले हुए अप्रोच में जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा. तो लॉर्ड कैल्विन ने क्या कहा था, हिंदी में इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. यदि हम किसी भौतिक राशि को जानते हैं परंतु उसकी माप को नहीं जानते हैं तो हमारी जानकारी अपूर्ण और कमज़ोर है. समझ में आ गई बात. अब सवाल उठता है कि मेजरमेंट के विषय में हम अब जानेंगे. व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मेजरमेंट. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. हमारे 12 के जो विद्यार्थी हैं मेरे यहाँ इनरोल्ड हैं, उनकी जवाबदेही है कि अपने छोटे भाइयों के लिए शेयर करें. तो देखिए, मेजरमेंट की परिभाषा देना चाहते हैं, तो मेजरमेंट की परिभाषा देने के लिए सोचते हैं कि भाई माप क्या है. परिभाषा की बात पहले नहीं करते हैं, पहले थोड़ी बात सोचते हैं. सपोज कीजिए कि दिस इज ए लेंथ,
दिस इज ए पर्टिकुलर लेंथ गिवन, दिस इज अ लेंथ, यह एक लंबाई है। सपोज करो कि हमारे रूम से हमारे गेट तक की लंबाई को कहते हैं कि बताओ कितना होगा, तो तुम कहते हो 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, कुछ एसेस करते हो। कोई कहता है फुट, 10 फीट, 20 फीट। तो यहां से दिल्ली की दूरी कितनी होगी भाई? ये नहीं ना कहते हो इतना फुट होगी सर, इतना मीटर होगी, ऐसा नहीं बोलते हो। तुम कहते हो इतना किलोमीटर। अर्थात मेजरमेंट के विषय में तेरे पास अप्रोच है। अगर हम पूछें कि किताब का पन्ना का लंबाई कितना है, चाहे कॉपी की पन्ना की लंबाई कितनी है, तो तुम नहीं बोलोगे सर 10 मीटर, ऐसा नहीं बोलोगे, तुम सेंटीमीटर में बोलते हो। अर्थात तुम जानते हो, कुछ बात जानते हो कि छोटी लंबाई है तो सेंटीमीटर, उससे बड़ी है तो फुट, उससे बड़ी है मीटर। एक तुम्हारे पास एडजस्ट किया हुआ है माइंड में। तो हम लंबाई को मापते हैं अगर मीटर से, तो कैसे मापते हैं? यहाँ रखते हैं मीटर को, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। द लेंथ ऑफ द लाइन इज हाउ मच? मेजरमेंट हो रहा है 4 मीटर। तो 4 मीटर जो मेजरमेंट हुआ, इसमें 4 क्या है भाई? एक संख्यात्मक मान है। और ये जो मीटर है वो क्या है? इसको हम लोग मानक कहे थे पहले। तो संख्यात्मक मान और मानक के गुणनफल को माप कहते हैं। चार संख्यात्मक मान हो गया, मीटर मानक कहलाया। अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज स्टैंडर्ड। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। हिंदी में कैसे बोलेंगे? संख्यात्मक मान और मानक के गुणनफल को माप कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे। यदि हम किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं तो हमें एक मानक की आवश्यकता होती है। मानक कौन था? मीटर, फुट, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी आपने लिया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो यदि हम किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं, किसको मापना चाह रहे थे? लंबाई को। द्रव्यमान भी हो सकता है तो वहां दूसरी बात करेंगे, लेकिन लाइन वही रहेगा। समय मापते हैं, फिर कोई मानक आता है दूसरा, सेकंड के रूप में आता है। द्रव्यमान मापेंगे तो किलोग्राम आएगा मानक के रूप में। अब कितनी लंबाई है भाई यहां से लेकर के चंदमारी चौक तक? तो तुम 10 थोड़े कहोगे 10 किलो, ऐसा नहीं बोलोगे। हम पूछेंगे कि तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, तो 2 घंटा सर, ऐसा थोड़े बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे तुम। कैसे? तो इसको कहेंगे, यदि हम किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं तो हमें एक मानक की आवश्यकता होती है। वह मानक भौतिक राशि की माप में जितनी बार सम्मिलित होता है, संख्यात्मक मान देता है। इस तरह बोलने का काम कैसे हो गया? क्योंकि हम तुमसे पूछ सकते हैं, तुम कहोगे ना संख्यात्मक मान और मानक के गुणनफल को माप कहते हैं, तो हम पूछ सकते हैं संख्यात्मक मान क्या है भाई? तो एक ऐसी परिभाषा दे रहे हैं जिसमें संख्यात्मक मान की परिभाषा भी होगी। कैसे देते हैं? यदि हम किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं तो हमें एक मानक की आवश्यकता होती है। मानक कौन है? मीटर है। मानक की आवश्यकता होती है, वह मानक भौतिक राशि की माप में जितनी बार सम्मिलित होता है, संख्यात्मक मान देता है। इट मीन्स संख्यात्मक मान हो गया, जितनी बार मानक सम्मिलित हुआ संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान और मानक के गुणनफल को माप कहते हैं। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? If we want to measure any physical quantity, then we need a standard. That standard comes how many times? In order to measure that physical quantity, gives us numerical value. The product of numerical value and a standard is called measurement. इसको लिख देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अंग्रेजी में परिभाषा को लिख देते हैं, हिंदी में लिखवा देते हैं।
तो if we want to measure any physical quantity that is standard how many times in order to measure that physical quantity. Gives us numerical value. Numerical value, the product of numerical value and standard is called measurement. If we want to measure, यदि हम मापना चाहते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि को, देन वी नीड ए स्टैंडर्ड, तब हमें एक मानक की आवश्यकता होती है. दैट स्टैंडर्ड कम्स हाउ मैनी टाइम्स, जितनी बार शामिल होता है इन ऑर्डर टू मेजर, मापने में, दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस भौतिक राशि को, गिव्स अस, देता है न्यूमेरिकल वैल्यू. बस इतनी बात न्यूमेरिकल वैल्यू की परिभाषा हो गई. यदि हम किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं तो हमें एक मानक की आवश्यकता होती है. वह मानक भौतिक राशि की माप में जितनी बार सम्मिलित होता है संख्यात्मक मान देता है, चाहे संख्यात्मक मान उसको कहते हैं. दिस इज द डिफिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. अब लिखते हैं मेजरमेंट का. द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट. संख्यात्मक मान और मानक के गुणनफल को माप कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा आपको बताए हैं. वे राशियां, वो राशि जिनका अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं भौतिक राशि कहलाती है, या जिन राशियों से भौतिकी का निर्माण होता है. जैसे कि घर में जो ईंट होते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ईंट जो होता है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है. तो ये पूरा घर क्या है? फिजिक्स है. तो मेजरमेंट के लिए हमने डिफाइन किया मेजरमेंट को. कैसे बोलेंगे इसको? यदि हम किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं, भौतिक राशि क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य शक्ति, ऊर्जा, विद्युत धारा, प्रकाश के जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी क्या है? भौतिक राशि हैं. यदि हम किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं तो हमें एक मानक की आवश्यकता होती है. वह मानक भौतिक राशि की माप में जितनी बार सम्मिलित होता है संख्यात्मक मान देता है. संख्यात्मक मान और मानक के गुणनफल को माप कहते हैं.
स्टैंडर्ड, अब मेजरमेंट के लिए हमको ज़रूरत हो गया यूनिट और डायमेंशन की। तो डायमेंशन की बात बाद में करेंगे, पहले यूनिट आ गया। यूनिट को परिभाषित करते हैं पहले। मात्रक जिसको कहा जाता है हिंदी में, समझते हैं, परिभाषित नहीं करते हैं, समझना है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसी मानक को मात्रक कहा जाता है। आप देख लीजिए, तो फिर मानक क्यों कहा भाई? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उस मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात वो मीटर, वो फुट, वो किलोग्राम, वो सेकंड, ये सभी अब क्या कह रहे हैं? हम उनको मात्रक कह रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम कहे थे मानक। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड यूनिट इज व्हाट? द क्वेश्चन इज स्टिल देयर, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उस मानक को मात्रक कहते हैं। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड ए स्टैंडर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी need a standard, that standard is called unit. To measure any physical quantity, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए we need a standard, हमें एक मानक की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, होती है। That standard is called unit. अब हम मीटर को जो पहले मानक कह रहे थे उसी को सीधा सीधा हम मात्रक कह रहे हैं। अब आपके दिमाग में भी एक प्रश्न उठता है कि तो थोड़े ही देर पहले मानक क्यों कहा गया था? तो अब डिफरेंस ऑफ बिटवीन यूनिट एंड स्टैंडर्ड क्या होगा, इसको जानना जरूरी है। अगर हम आपसे कहते हैं मीटर, आपसे हम कहते हैं केजी, किलोग्राम, अच्छा है सेंटीमीटर, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलिएगा? स्टैंडर्ड कहिएगा कि यूनिट कहिएगा? ये सभी क्या है बोलिए? ये सभी स्टैंडर्ड हैं, ये मानक हैं। लेकिन जैसे हम कहेंगे 4 मीटर, यहां पर मीटर क्या है? अब क्लियर हो रहा है, ये मीटर मात्रक कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई मानक किसे कहते हैं? जिसे सभी मानते हैं। इफ नो वन हैज एनी ऑब्जेक्शन इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए थिंग और ए मैन, देन द मैन और थिंग विल बिकम ए स्टैंडर्ड। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, तो वह व्यक्ति मानक है, वो वस्तु मानक है। If no one has any objection in accepting the importance of a thing or a man, then the person concerned will become a standard. जैसे राम को हम कहते हैं Ram was a good person. He was really an ideal person. Gandhi ji was good man. Ideal man he was. Gandhi Ram Sita was a good ideal lady. भाई अपने पति के साथ 14 वर्ष वनवास में रही, राजवंश को छोड़ दी, राजपाट के सुख का परित्याग कर दिया। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं चरित्रों का, जब समूह उनमें प्रवेश होता है, जब उसको धारण करने में सक्षम होते हैं, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मानक के रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर उसी के परिप्रेक्ष्य में
हम माप करना शुरू करते हैं दूसरे व्यक्ति का। जैसे हम मेजरमेंट की बात जब कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी तक अगर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को, मास, लेंथ, टाइम, ये सब के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ तुम मेजर आप कर रहे हो, देख रहे हो कि यस आई एम गोइंग एंड टेकिंग ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड कीपिंग द स्टैंडर्ड, हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड कमिंग इन ऑर्डर टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी गिव्स अस न्यूमेरिकल वैल्यू एक आता है, एंड दैट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड गिव्स द कंप्लीट मेजरमेंट। बट वाइल आई एम क्वेश्चनिंग यू कि भाई वो व्यक्ति कैसा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, हाउ द मैन इज, वो लड़का कैसा है, तो आप कैसे मेजर करते हो? हम कह रहे हैं कैसा है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द हाइट, वेट एंड एनीथिंग एल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। हाउ इज द मैन, हाउ इज योर फ्रेंड, तो तुम कहते हो सर अच्छा है। अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क में एक मानक है जिसके से तुम कंपेयर कर रहे हो। वो किसी फिल्म का हीरो हो सकता है, वो राम हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो गांधी हो सकते हैं, वो सीता हो सकती हैं, जिनके चरित्र को तुम आइडियल मान करके मानक के रूप में अपने मस्तिष्क में रखे हो, और तुरंत हम कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, तुम तुरंत कंपेयर करके कहते हो कि हाँ 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 सर ठीक है ठीक है ठीक है, कौन खराब नहीं कहा जाएगा। अर्थात थोड़ा सा डेविएशन भी अगर आ रहा है तो तुम कहते हो मानव है भाई, उतना आदर्श नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है सर, कोई बुरा नहीं है। बैड कब कहते हो? जब एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तुम्हारे आइडियल के, तुम्हारे मस्तिष्क में जो मानक है उससे जब ज़्यादा वो विचलन प्राप्त कर चुका व्यक्ति होता है, तो उसको तुम गुड के श्रेणी में नहीं रखते हो, बैड के श्रेणी में डाल देते हो, नोटोरियस के श्रेणी में डाल देते हो। तो ये जो स्टैंडर्ड है, जब तक ये स्टैंडर्ड तभी तक है जब तक इसको फार्मूला के रूप में हम काम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। इफ़ आई एम टेकिंग दिस स्टैंडर्ड टू मेजर समवन, in that way, at that very place, it will be called unit. But while the standard is intact, not measuring anything else, it's kept somewhere else, I am not utilizing it in order to measure the properties of some other thing. In that very situation, it is a standard in itself, but while it is used to measure any physical quantity, it is called unit. जैसे कि किसी के संबंध को तुम बना लेते हो सहारा किसी लाभ और लाभ को प्राप्त करने के लिए। जैसे कॉपी जाती है किसी शिक्षक के, अब तो कॉपी सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन होता है, पहले के ज़माने में कॉपी किसी के यहाँ जाता था, चाहे किसी जज के यहाँ कोई केस वोस है तो लोग मालूम कर लेते हैं इसका घर कहाँ है, किसका, इसका ससुराल कहाँ है, उसके ससुर को पकड़ता है और ससुर को पकड़ के ले जाके पैरवी करवाता है केस में। तो केस में पैरवी करवाएगा, अगर उसको लाभ पहुँच गया तो वो जो रिलेशन था, जो स्टैंडर्ड था, वो यूनिट के रूप में काम करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड यूनिट। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि मानक कौन कौन, किसको मानक कहा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड पर। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड पर बात करेंगे। मानक में कौन कौन से चरित्र हो सकते हैं। किसको हम मानक कह सकते हैं, या फिर मानक कहे तो उसमें कौन कौन से गुण हैं, मानक के गुण, अर्थात मीटर में कौन कौन सा गुण है कि इसको हम मानक के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। तो पहला प्रॉपर्टी है इनवेरिएबिलिटी, अचरता कह सकते हो इसको। दूसरा है इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, अविनाशिता कह सकते हो। तीसरा है एक्सेसिबिलिटी, पहुंच कहते हो इसको। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, नोट कर लीजिए, प्रजननता कहते हैं इसको। इनवेरिएबिलिटी, अचारता।
5 मीटर कपड़ा मोतिहारी में खरीदिए, 5 मीटर दिल्ली में और 5 मीटर लंदन में खरीदिए, कपड़े की लंबाई में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज द लेंथ ऑफ द मीटर इज कम्युनिकेटेड थ्रू आउट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को मालूम है कि मीटर की लंबाई कितनी होती है। कैसे मालूम है, फिर बाद में बात करेंगे इस पर। इनवेरिएबिलिटी है उसमें, किसमें? मीटर में, सेंटीमीटर में, सेकंड में, किलोग्राम में। तो इनवेरिएबिलिटी अचरता है बाय द चेंज इन टाइम एंड प्लेस। 10 साल पहले भी 5 मीटर खरीदे थे, 10 साल बाद भी खरीदेंगे। यहाँ खरीदें, दिल्ली खरीदें, अमेरिका में खरीदें, जापान में खरीदें, कहीं खरीदें, किसी समय और किसी स्थान पर खरीदें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए उसमें एक गुण है, जिस गुण को क्या कहते हैं? इनवेरिएबिलिटी। वेरिएबल माने जो बदलता है, इन लगा दिए, अर्थात नहीं बदलता है। लिटी माने एडजेक्टिव हो गया, इनवेरिएबिलिटी। वेरिएशन इज द प्रॉपर्टी। वेरिएबल का नाम सुना है, जो वैरी करता है, अचर कहते हैं उसको, चर। इनवेरिएबिलिटी, अचरता। चर नहीं है, ओ है, अ माने नहीं, ता, अचरता। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन माने बर्बादी, इन लगा दिए अर्थात नहीं। बिलिटी गुण हो गया, ओ माने नहीं, विनाश, जिसका विनाश संभव नहीं है, नाश नहीं हो सकता है। मीटर रहेगा जितना दिन से है, आगे भी बहुत दिनों तक रहेगा, हम रहें या नहीं रहें, मीटर रहेगा, अर्थात अविनाशी है। एक आदमी अगर खबर मिल जाए कि भाई ये अमर है, पिछले आने वाले हजारों बरस तक ये जिंदा रहेगा, तो उसका महत्व ऐसे ही समाज में बढ़ जाएगा, वो तो मानक हो जाएगा। तो फिर मानक में एक गुण है, अचरता है, अविनाशिता है, उसका नाश नहीं होगा। और तीसरा गुण है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस माने पहुंच। अगर उससे दोस्ती हो जाए तो तुम्हारी पहुंच बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री के करीब हो जाओगे, पहुंच बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री के करीब चले जाओगे, पहुंच बढ़ जाएगी। किसी गुरु के संपर्क में आ जाओगे, तुम्हारी पहुंच बढ़ जाएगी। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है प्रजननता, अर्थात मीटर आया तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर सबको बना दिया, किलोमीटर उसी से बन गया। अर्थात गांधी जब आए तो गांधीयन कंसेप्ट आ गया, सत्य, अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी टोपी, और इस रूप में गांधी को अंग्रेज क्यों नहीं मारा? क्योंकि गांधी वॉज नॉट ए मैन, ही वॉज ए थॉट। और मैन कैन बी किल्ड बट ए थॉट कैन नॉट बी किल्ड। सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक ऐसा कैरेक्टर है कि आप अपने बात को, अपने विचार को जब लोगों के मस्तिष्क में रखने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप में गुण है, उस गुण का नाम क्या है? प्रजननता है। तो ये 4 गुण जब किसी में आ जाता है तो वो मानक हो जाता है, अर्थात एनी स्टैंडर्ड लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेकेंड, दोज ऑल हैव दोज 4 प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें 4 गुण हैं और इन चारों गुणों के रहने से वो मानक हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है। तो अब मानक के गुण कौन कौन है आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड ये में दिया हुआ है एक्सेसिबिलिटी, बी में रिमार्केबिलिटी, चारों गुण याद रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं आज के लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे की बात पढ़ाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम होगा प्रोफेसर AK मिश्रा, फिजिक्स
हम यहाँ पढ़ा रहे हैं 91 से मोतिहारी में। निर्बाध रूप से टॉप रिजल्ट देने का मेरा अपना एक परंपरा रहा है और मेरे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा आज डॉक्टर, इंजीनियर और सभी नौकरियों में हैं। 7-8 हज़ार इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अन्य सेवाओं में एयरफोर्स, नेवी में भी हैं। और आप इसका लाभ उठाएं और पुनः जो है सो मोतिहारी में मैं 2-3 साल के ब्रेक के बाद पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं पढ़ाना प्रारंभ किया हूँ जस्ट 2-3 साल के ब्रेक के बाद। तो आप इस बात को पूरा शेयर करें। हमारे छात्र बेतिया और मोतिहारी के घर घर में हैं जो अभी नौकरी में हैं, उनको जानकारी नहीं है। ये आप हमारे विषय में नो हाउ प्राप्त करें कि प्रोफेसर A.K. मिश्रा कौन है, और उनसे भी अपने बड़े भाई जो अभी कहीं नौकरी वगैरह में हैं उनसे आप सलाह लें, मशवरा लें और आकर के पूरा लाभ उठा करके अपने जीवन को संवारें और अपने लक्ष्य तक पहुँचें। ये हमारी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसी आशा से अपने ज़िला के प्रति और अपने चंपारण वासियों से जो अतिशय प्रेम है उसमें बदकर पुनः यह काज मैं प्रारंभ किया हूँ। आई एम हियर टू गिव यू समथिंग, प्लीज़ कम एंड टेक, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, विशिंग ऑल द बेस्ट।